Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसार, बरौत, प्रयागराज। आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में श्वसन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो छात्रों, श्वसन हर एक जंतुओं के लिए आवश्यक है। बिना श्वसन के कोई भी जीव जीवित नहीं रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों। तो सभी के लिए श्वसन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम आपको जीव विज्ञान में श्वसन के बारे में बताने चल रहे हैं। श्वसन इंग्लिश में इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो छात्रों, श्वसन की जो परिभाषा है, श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है और विघटन होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त मीन्स छुटकारा होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती, एनर्जी मिल जाती है। पौधों में श्वसन, प्लांट में रिस्पिरेशन, पौधे में श्वसन कैसे होता है? श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीव के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। छात्रों, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे जंतु कोशिका हो और चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में श्वसन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जितनी भी जीवित कोशिकाएं, श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीव के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसमें एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है, C6H12O6 + 6O2 बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP मीन्स ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ पे ग्लूकोज है, C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं और O2 ऑक्सीजन है। जब दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 38 ATP ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 38 ATP और जल को क्या करता है? एक तरीके से मुक्त करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 ATP का निर्माण करते हैं। छात्रों, जो 6 है यहाँ पे बैलेंस को संतुलित करने के लिए जो आपके 6CO2 हो गया और 6H2 हो गया, 38 ATP है। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो गए और यहाँ कार्बन, ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 ATP। अब इस तरीके से ये तो रिएक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे श्वसन होता है, कैसे वह ऊर्जा को उत्पादन करते हैं कि जीव के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा बनी, अब वो अपना कार्य शुरू करेंगे। अब श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन पौधों में 2 प्रकार से होता है। पौधों में श्वसन 2 प्रकार का होता है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। पौधे में श्वसन 2 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है? ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन है, दो हैं
तो ऑक्सीशोषण को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, इसको एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसको एनरोबिक रिस्पायरेशन। तो ऑक्सीशोषण किसे कहते हैं और अनॉक्सीशोषण किसे कहते हैं? तो जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे पहला जो है, जिस समय ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। मतलब कि जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीशोषण कहेंगे। और अनॉक्सीशोषण जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दोनों अलग चीज़ है छात्रों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनॉक्सीशोषण और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सीशोषण। ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों का अंतर हमने बता दिया कि ऑक्सीशोषण तब होगा जब ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, और अनॉक्सीशोषण वे शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। C6H12O6 प्लस CO2। अब यहाँ रिएक्शन है इसका C6H12O6 प्लस 6CO2 इक्वल टू 6CO2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, H2O प्लस 673 किलो केजी कैलोरी, 6 प्लस 673 केजी कैलोरी ब्रैकेट में 38 ATP। तो छात्रों ये आपका ऑक्सीशोषण, जो ऑक्सीशोषण में रिएक्शन होता है, यहाँ पे ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अधिक मात्रा में ऊर्जा एक तरीके से मुक्त होती है। तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा जब मुक्त होगी तो ये आपके रिएक्शन बन जाएंगे। और रिएक्शन के माध्यम से हमने आपको समझा दिया कि ऑक्सीशोषण वे शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन पाए जाते हैं तो उसे हम ऑक्सीशोषण कहते हैं, और ऑक्सीशोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त की जाती है। तो जो रिएक्शन है आपके सामने हमने दिखा दिया। नेक्स्ट है अनॉक्सीशोषण। तो अनॉक्सीशोषण में आपका दूसरा पॉइंट है, अब अनॉक्सीशोषण का जो रिएक्शन है वो है C6H12O6, C6H12O6 प्लस इक्वल टू 2C2H5OH। यहाँ पे 2C2H5OH प्लस OH प्लस 2CO2 प्लस 2CO2 प्लस 21 KCl किलो कैलोरी। तो ये क्या है कि आपका ऊर्जा प्राप्त करती है। यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज क्या बना रहा है, किसमें तोड़ रहा है? एथिल अल्कोहल 2C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त करा रहा है अनॉक्सीशोषण। तो ऑक्सी और इसमें क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो रही, बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन बना रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये तो अब आ गया कि पौधों में श्वसन की क्रियाविधि। अब इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो छात्रों, अब हम पौधों में श्वसन क्रियाविधि को बताने चल रहे हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया किस तरीके से होता है। श्वसन क्रियाविधि एक जटिल क्रिया है। श्वसन क्रियाविधि एक जटिल क्रिया है जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा संचालित एक नियंत्रित होती है, संचालित एवं नियंत्रित होती है, संचालित एक नियंत्रित होती है। एंजाइम कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एंजाइम कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। श्वसन क्रिया 3 अवस्थाओं में होती है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र और तीसरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। तो संचालित एवं नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे जो श्वसन क्रिया है प्लांट में, पौधों में, वो 3 तरीके से होता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस यह अनेक प्रतिक्रिया की क्रमबद्ध श्रृंखला है। यह अनेक प्रक्रिया की क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। जो कि एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। जैसे यहाँ ग्लूकोज है C6H12O6 + 2 NAD। तो ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर के पायरुविक के 2 अम्ल बनाता है और अवकृत हाइड्रोजन ग्राही भी होता है। यहाँ पे CH3COCOOH + 2 NADH। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस चक्र में जब श्वसन क्रिया होती है तो यहाँ पे ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। अब सेकंड पॉइंट आता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र जो होता है वहाँ पे आपका यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की झिल्ली में संपन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के झिल्ली में संपन्न होती है। तो छात्रों, क्रेब्स चक्र जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टी होता है उसके झिल्ली में संपन्न होता है। इस क्रिया में साइट्रिक अम्ल और अन्य 3 कार्बोक्सिलिक मूलक वाले कार्बोनिल अम्ल बनते हैं। इस क्रिया में कौन सा अम्ल बनता है? साइट्रिक अम्ल और कार्बोनिल, साइट्रिक अम्ल और कार्बोनिल अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक मूलक, सॉरी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक मूलक, कार्बोक्सिलिक मूलक जो 3 बनते हैं, कार्बोक्सिलिक मूलक आपके 3 बनते हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी के झिल्ली में बनते हैं तो साइट्रिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक मूलक बनते हैं और इसलिए इसको हम साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या TCA कहते हैं, साइट्रिक अम्ल या TCA चक्र कहते हैं। अब अगला है थर्ड्स इलेक्ट्रॉन
परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को इलेक्ट्रॉन जो है श्रृंखला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्रिया में मुक्त होने वाले सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के कणों में पाए जाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो चीज़ मुक्त होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कणों में पाए जाते हैं। यह संपूर्ण क्रिया इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र कहलाती है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के कणों में पाए जाते हैं। तो इसमें इस क्रिया में मुक्त होने वाले सभी एंजाइम, मतलब इसमें सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के कणों में, माइटोकॉन्ड्रिया के कणों में जो है कि ये मुक्त होते हैं और पाए जाते हैं, कणों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के कणों में पाए जाते हैं और इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाता है, इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र कहलाता है। तो अब हम आपको अगला पॉइंट है जंतुओं में श्वसन। नेक्स्ट है जंतुओं में श्वसन। अभी तक छात्रों हम आपको पौधों में श्वसन बताया। पौधों में जो श्वसन की विधि है वो 3 तरीके से होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब जंतुओं में जो श्वसन होगा वो किस टाइप से होगा? तो जंतुओं में श्वसन 3 प्रकार से होता है। जंतुओं में श्वसन 3 प्रकार से होता है। पहला श्वसन है बाह्य श्वसन। पहला बाह्य श्वसन, दूसरा रुधिर द्वारा श्वसन, रुधिर द्वारा श्वसन, और तीसरा है आपका आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन। आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन। तो छात्रों ये जंतुओं में श्वसन 3 प्रकार से, बाह्य श्वसन, रुधिर द्वारा श्वसन और आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन होता है। हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। तो छात्रों अब हम जंतु में जो श्वसन के बारे में बता रहे थे, तो श्वसन में आपके 3 प्रकार हैं जंतुओं में। एक बाह्य श्वसन, दूसरा रुधिर द्वारा श्वसन में गैसों का संवहन, और तीसरा है आपका अंतःकोशिकीय आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन। तो अब यहाँ पे जो बाह्य श्वसन की बात करते हैं, तो बाह्य श्वसन मीन्स जो बाहर की तरफ से हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में O2 के पोषकों के दहन के फलस्वरूप ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार वायुमंडल से जीवधारियों द्वारा ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना गैसीय आदान प्रदान कहलाता है। यह क्रिया 2 अवस्थाओं में होता है। तो बाह्य श्वसन आप जानते हैं छात्रों कि बाह्य श्वसन जो होता है मेनली वह जीवधारियों में ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये गैसीय आदान प्रदान करना ही आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। और बाह्य श्वसन 2 प्रकार से होते हैं, एक निःश्वसन और दूसरा निःश्वसन और दूसरा निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन जिसमें आपके O2 ऑक्सीजन मीन्स नाक के छिद्रों और श्वास नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचते हैं। मतलब एक नाक के छिद्रों से बाहरी ऑक्सीजन
नाक के छिद्रों की सहायता से श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जब पहुंचता है तो उसको हम निःश्वसन कहते हैं। और जो निःश्वसन है, निःश्वसन इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से वायु पथ द्वारा शरीर के बाहर निकलती। एक तरीके से कह सकते हैं कि निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर होता है और निःश्वसन में बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन नाक की सहायता से, श्वास नली की सहायता से वह फेफड़ों तक पहुंचता है। और निःश्वसन का उल्टा हो जाता है, किसमें शरीर के अंदर से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जो आपका होता है वह फेफड़ों से वायुपथ द्वारा शरीर के बाहर करता है। वायुपथ के द्वारा अंदर की तरफ जो वायु है उसके पथ के द्वारा वो शरीर से बाहर निकलता है। तो अभी इससे क्लियर हो जाता है कि बाह्य श्वसन क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि बाह्य श्वसन में जंतु जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इस प्रक्रिया में दो अवस्थाएं अलग से होती, निःश्वसन और निःश्वसन। तो निःश्वसन क्या है कि वह शुद्ध ऑक्सीजन को नाक की सहायता से श्वास नली के से होते हुए आपका फेफड़ों तक पहुंचता है। और जो निःश्वसन होता है वह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से होता हुआ वायुपथ द्वारा वो शरीर के बाहर निकलता है। छात्रों, ये तो वायु श्वसन कहलाया। अब दूसरा है रुधिर द्वारा श्वसन गैसों का संवहन। रुधिर के द्वारा श्वसन का जो आपका गैसों का संवहन किस प्रकार से होता है उसको हम बता रहे हैं। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रुधिर में मिल करके विभिन्न अंगों तक पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न अंगों से शरीर के फेफड़ों में पहुंचती है, जहां से वह शरीर के बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब रुधिर जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, रक्त के सहारे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों से वो शरीर के बाहर हो जाता है। तो कहा जाता है कि रुधिर से ज़्यादा दौड़ नहीं सकता है कोई चीज़। तो रुधिर का रफ्तार जो होता है उसके सहारे से जो है ऑक्सीजन पूरे पार्ट ऑफ बॉडी मतलब पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको एक तरीके से फिल्टर करके वह फेफड़ों तक लाता है, फेफड़ों से वो शरीर के बाहर निकाल देता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रुधिर द्वारा श्वसन जो है बहुत अच्छे ढंग से होता है, क्योंकि शरीर में रक्त का निर्माण होता है और रक्त के सहारे वह जितने भी कॉम्प्लेक्स भाग हैं, जितने भी जटिल भाग हैं शरीर में, उन सब जगहों पे क्या करता है, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है और जहाँ पे अशुद्धियाँ होती हैं उसी ऑक्सीजन की सहायता से वह कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंगों से शरीर के फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और शरीर के जब फेफड़ों तक पहुंच गए तो वो सीधे सीधे शरीर के बाहर किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है छात्रों आपका जो है आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन। आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन जो तीसरा है आपका है आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन ये आपका थर्ड पॉइंट है, आंतरिक अथवा कोशिकीय श्वसन। तो इसके अंतर्गत वह समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा CO2 उत्पन्न होती हैं और यह क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये क्रियाएं जो होती हैं, ये क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होता है, एंजाइम की उपस्थिति में। ये क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती हैं और इस क्रियाओं में जो है
विभिन्न अंगों से शरीर के फेफड़ों में पहुंचती क्या कहते हैं कि सम्मिलित होती हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह क्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। अब हेडिंग है श्वसन दर। श्वसन दर। अभी तक हमने आपको जंतुओं में श्वसन बताया। जंतुओं में 3 तरीके से श्वसन हुआ, वायु श्वसन, रुधिर द्वारा श्वसन और आंतरिक तथा कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकाओं की सहायता से श्वसन होते हैं, जिसमें एंजाइम वगैरह होते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अब अगला पॉइंट है श्वसन दर। सांस की दर क्या है? तो हम इसका परिभाषा कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस ले सकता है वही उसका श्वसन दर कहलाता है। 1 मिनट में जितनी बार वो सांस ले सकता है वह श्वसन दर कहलाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी व्यक्ति होगा, एक निश्चित समय में 1 मिनट में जितनी बार वो सांस ले सकता है श्वसन दर कहलाती है। और एक श्वास का अर्थ होता है एक अंतः श्वसन और एक बाह्य श्वसन। जैसे एक बार हम जब सांस लेते हैं तो एक बार बाह्य श्वसन और एक बार आंतरिक श्वसन करते हैं। जैसे एक बार शुद्ध ऑक्सीजन ले गए और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ये आपका अगला पॉइंट। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है कि यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में सांस ली जाती है एवं सांस छोड़ी जाती है। श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव सांस लेता है और सांस को छोड़ता है, और इस पूरे प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और इस क्रिया को फुफ्फुसी संवातन भी कहते हैं। इस क्रिया को फुफ्फुसी संवातन भी कहते हैं। और उसके साथ साथ ये श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। तो ये 2 प्रकार हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। जैसा कि भी हम पहले भी समझाए थे कि निःश्वसन में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वर्क करता है, और निःश्वसन में अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किए जाते हैं। अब अगला पॉइंट है कि विभिन्न अंगों द्वारा जंतुओं में श्वसन। अगला पॉइंट है विभिन्न अंगों द्वारा जंतुओं में श्वसन। तो अभी आप श्वासोच्छ्वास पढ़े, श्वसन दर पढ़े। अब विभिन्न अंगों द्वारा जंतुओं में श्वसन। अब विभिन्न अंगों द्वारा जंतुओं में श्वसन क्या है कि जैसे पहला है त्वचीय श्वसन, और दूसरा है आपका गलफड़ों द्वारा श्वसन, गलफड़ों द्वारा श्वसन। तो जैसे त्वचीय श्वसन है, ऐसे जंतु हैं जो त्वचा की सहायता से श्वसन करते हैं। जो त्वचा की सहायता से, जैसे आप देखिए आपका इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में जो आपके अकशेरुकीय जंतु हैं, जैसे आपका अमीबा, यूग्लिना, इन सब में क्या है कि त्वचा से, बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। दूसरा गलफड़ों द्वारा जो श्वसन होता है, गलफड़ों जैसे मछलियां हैं, मछलियां जो है गलफड़ों से श्वसन करती है। इसमें क्या है, मछली क्या है कि वह गलफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं। अगला पॉइंट है श्वसन नलिका द्वारा श्वसन। अब त्वचीय श्वसन में जैसे आपका इसमें है केचुआ हो गया, ये सब त्वचा से श्वसन करेगा। गलफड़ों द्वारा मछली हो गई। अब तीसरा जो है
आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका श्वसन नलिका द्वारा श्वसन। श्वसन नलिका द्वारा श्वसन। श्वसन नलिका द्वारा श्वसन ये आपका क्या कहते हैं, कीट में होता है, कीट में पाया जाता है। कीट में जो है श्वसन नलिका द्वारा श्वसन होता है। अगला पॉइंट है जंतुओं में श्वसन। चौथा है जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। और पांचवा है फेफड़ों द्वारा श्वसन। पांचवा है फेफड़ों द्वारा श्वसन। अब जो फेफड़ों द्वारा श्वसन है वह उच्च वर्ग के प्राणियों में पाए जाते हैं, और जो जंतुओं में श्वसन है उसमें आपके अमीबा और क्या कहते हैं, अमीबा में जो है जंतुओं में जो श्वसन है वह आपके अमीबा में होते हैं। तो इस तरीके से छात्रों हमने आपको आज श्वसन टॉपिक पढ़ाया डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में, कि जंतुओं में श्वसन और पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। जंतुओं और पौधों दोनों में श्वसन पाए जाते हैं। फर्क है जंतुओं में जो श्वसन है वो आपके 3 टाइप से, वायु श्वसन, रुधिर द्वारा श्वसन और आंतरिक श्वसन बताए, श्वसन दर बताए, श्वासोच्छ्वास बताए, और ये सारी प्रक्रिया है। इसी तरीके पौधों में भी हमने आपको ग्लाइकोलिसिस बताया, क्रेब्स चक्र बताया। तो इस टाइप से ये हमारा आज का जो टॉपिक था श्वसन खत्म होता है। नमस्कार।